गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 3। इससे पहले हमने सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, हम ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर जितनी भी डिजीज़ होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी हेल्थ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगी हमारी चैप्टर नंबर 8 के साथ। तो ये चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्लास है ये। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में, हेल्दी पर्सन किसको कहेंगे हम? एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी व्यक्ति हम किसे कह सकते हैं? ठीक है, एक हेल्दी पर्सन हम किसे कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये है पर्सन नंबर, कोई पर्सन है ए और ये है पर्सन बी। दो व्यक्ति हैं अलग अलग। अब ये जो व्यक्ति है ये फिजिकली फिट है और ये वाला भी फिजिकली फिट है, और ये वाला, इसका जो सोशल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर से मतलब इसका जो मतलब बाहर के लोगों से संपर्क है ना, बिल्कुल नॉर्मल है ना, कोई इसको जज नहीं कर सकता कि भाई इसमें किसी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी है। सेकंड वाला जो व्यक्ति है बी वाला, ये भी नॉर्मल है, मतलब इसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन अब ये जो ए वाला व्यक्ति है ये क्या, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा लेता है, जबकि बी वाला जो व्यक्ति है ये स्ट्रेस नहीं लेता है ना, नहीं लेता। ये बी वाला जो व्यक्ति है ये क्या करता है, स्ट्रेस नहीं लेता है, और ए वाला व्यक्ति स्ट्रेस लेता है। ठीक है, तो आप बताओ ये ए वाला व्यक्ति ज़्यादा हेल्दी है कि बी वाला व्यक्ति ज़्यादा हेल्दी है? हम बी वाले व्यक्ति को ज़्यादा हेल्दी कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसके जो तीनों फैक्टर है, हेल्थ के जो 3 फैक्टर, मेन जो 3 फैक्टर हैं, फिजिकली फिट होना, सोशली फिट होना, मेंटली फिट होना, तीनों इसके फैक्टर अच्छे हैं। जबकि जो ए वाला व्यक्ति है क्या, थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो इट मीन्स ये मेंटली, मतलब इसकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, या डेवलप नहीं कहूँगी, मतलब प्रॉपर हेल्दी नहीं है, मतलब मेंटल इसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। तो हम ए और बी दोनों में से हेल्दी पर्सन किससे कहेंगे? हम बी वाले को ही हेल्दी पर्सन कहेंगे। ठीक है, तो हेल्थ, एक हेल्दी पर्सन हम उसे कहेंगे जो कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशल, उसकी लाइफ कंप्लीट, तीनों जो उनके फैक्टर हो क्या हो, हेल्दी हो, है ना, हेल्दी हो मतलब नॉर्मल हो, तो उसी व्यक्ति को हम हेल्दी कहेंगे जब उसके ये जो तीनों फैक्टर है मतलब नॉर्मल हो। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो मतलब है ना, जिसके मतलब ये तीनों फिजिकली रूप से फिट है, आराम से खा रहा है, पी रहा है ना, दिमाग से मतलब उसका दिमागी जो संतुलन है वो भी ठीक है, आराम से जो तर्क वितर्क करने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है वो भी सही है, सोशल उसकी जो लाइफ है, मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, समाज में घुलना मिलना, सब कुछ ठीक है। तो कोई अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, तो जैसे हम एवरेज निकाल, मतलब एक एवरेज है कि कोई एवरेज लाइफ जो होती है किसी भी व्यक्ति वो 60 ईयर्स होती है ना। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से हेल्दी है, फिजिकली, मेंटली, सोशली वो फिट है, तो वो व्यक्ति जो एक एवरेज एज जो है उससे क्या है, वो ज़्यादा ही जिएगा। ठीक है, उससे कितना ज़्यादा जिएगा, वो 10 ईयर्स ज़्यादा जिएगा वो व्यक्ति, अगर वो टोटली हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो हेल्थ है वो, हेल्थ पे क्या है, अगर हम मेंटली स्ट्रेस लेते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन करते हैं, तो इन सब बातों से भी हमारी हेल्थ इफेक्टेड होती है। अब हमारी जो हेल्थ है वो इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ क्यों हुई है? क्योंकि IMR और MMR कम हुई है। ये क्या हुई है? कम हुई है। IMR से क्या मतलब है? IMR की फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट से मतलब है न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न बेबी। ठीक है, जब न्यू बोर्न बेबी, जैसे पहले के टाइम पे क्या था, जब भी न्यू बोर्न बेबी होता है, या फिर मेडिकली सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, है ना, या कोई बेबी समय से पहले मतलब इमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, समय से पहले बेबी दुनिया में आ गया, तो मेडिकली सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मतलब न्यू बोर्न बेबी की केयर इतनी अच्छे से नहीं होती थी, तो वो समय से पहले या आफ्टर डिलीवरी, है ना, आफ्टर डिलीवरी उन ऐसे बच्चों की, न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो जाती थी। तो जो IMR का जो लेवल था वो क्या था, बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि हम हेल्थ को मतलब बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे लाइफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हेल्थ की क्या वैल्यू है जीवन के अंदर। अगर हम हेल्थ को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हम मतलब ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते जीवन में। ठीक है, तो IMR का जो लेवल डिक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से भी हमारा जो हेल्थ का लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। दूसरा MMR की फुल फॉर्म है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल से मतलब है कि डिलीवरी के पहले एंड आफ्टर डिलीवरी, है ना। तो बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी जो मदर की केयर होती थी पहले,
इतनी अच्छी नहीं होती थी, है ना। ठीक है, वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी मतलब ना खाने पीने पर, उसके आराम पर, सोने उठने बैठने पर इतना ध्यान नहीं रखा जाता था, ना ही इन सब बातों को इतनी वैल्यू दी जाती थी। तो उनकी जो हेल्थ का लेवल था वो क्या था, मतलब इतना अच्छा नहीं था। उनकी हेल्थ का लेवल इतना अच्छा नहीं था तो फिर बेबी की भी हेल्थ का लेवल इतना अच्छा नहीं होता था। तो इसकी वजह से मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी न्यूबॉर्न बेबी की जो डेथ के इश्यूज थे वो ज़्यादा होते थे। और मदर के साथ भी मतलब इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मदर को भी तो क्या प्रॉपर केयर चाहिए, है ना, प्रॉपर खाना पीना, आराम, मेडिकेटेड सब कुछ चाहिए, मतलब ऐसे है ना, तब जाके उसकी जो हेल्थ होगी वो क्या होगी, मेंटेन हो सकेगी, वो दोबारा से उसकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको जी पाएगी। अगर उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा तो किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई डिजीज़ उसे हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो MMR की जो रेट है ना, मैटरनल डेथ रेट जो है वो भी क्या हुई है, हेल्थ इश्यूज़ को या हेल्थ का इतना जो हो रहा है, मतलब हेल्थ की जो इतनी जागरूकता हो रही है हमारे समाज में, उसकी वजह से MMR की जो रेट है वो भी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हेल्थ है, हम हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं कुछ बातों को अपनाकर। कुछ बातें क्या है, देखो फर्स्ट तो क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर फूड लेना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो हेल्थ मेंटेन रहेंगी। दूसरा, हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, ये जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन से मेरा मतलब है कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो 5 ईयर तक जो गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन बना रखी है छोटे बच्चों के लिए, तो वो कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ऐसे बच्चों का। साथ साथ ये जो कंट्रोल ऑफ वेक्टर से मतलब है कि जैसे जहाँ पे गंदगी है तो गंदगी या पानी के इकट्ठा होने से वहाँ पे क्या होते हैं, मच्छर वगैरह पनप जाते हैं। तो आपने पढ़ा ही है कि मलेरिया जो रोग है, मलेरिया जो रोग है उसका कारण क्या है, मच्छर। कौन सा मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, है ना, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो हम क्या करें कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ही एक तरीके से इनके द्वारा हो रहा है, तो इन वेक्टर को हम कंट्रोल करें, तो कंट्रोल करने से भी क्या है, हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रह सकती है। अगला है कि जो वेस्टेज हम इधर उधर डाल देते हैं, कूड़ा करकट, इनका मतलब प्रॉपर वे में डिस्पोजल हो, है ना। प्रॉपर वे में डिस्पोजल होगा तो गंदगी कहीं पे भी एक जगह इकट्ठा नहीं होगी, है ना। तो गंदगी इकट्ठा नहीं होगी तो वहाँ पे मच्छर वगैरह ऐसे नहीं पनपेंगे। दूसरा है कि ये जो फूड वाटर जो भी हम ले रहे हैं बाहर का, है ना, कहीं से भी, तो वो क्या हमको लेना चाहिए, हाइजीन वाला लेना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं का भी हमने खा लिया, कैसे भी हमने खा लिया, है ना, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हेल्दी फूड और हेल्दी वाटर हम लेंगे, है ना, तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और अगर हम गंदे हाथों से गंदे खाने को खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जर्म को ही खा रहे हैं ना, बैक्टीरिया को, जर्म को, इनको अपन हम अंदर ले रहे हैं। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, अब बॉडी में अंदर रहने के लिए तो ये बने नहीं है, अब ये अंदर जाएंगे तो इनके लिए भी ये सही चीज़ नहीं है और हमारे लिए भी ये सही चीज़ नहीं है। तो उससे हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ पर ही इसका क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हमको हाइजीन फूड एंड हाइजीन वाटर का यूज़ करना चाहिए अगर हमको हेल्थ मेंटेन करनी। तो ये कुछ फैक्टर थे हेल्थ को मेंटेन रखने के। इसके बाद है डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ का मतलब तो आप समझते हैं कि जब भी हमको कोई इन्फेक्शन हो जाए, या मतलब इन्फेक्शन कैसे होगा, किसी पैथोजन के कारण ही होगा, है ना। मान लीजिए कि हमने अगर 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया है, तो एनर्जी लेवल हमारा डाउन हो जाएगा, और उस बीच में किसी ने कह दिया हमको कि भाई नहीं, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्टली आपको बोल दिया, तो अब आप जब ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करोगे, बॉडी की कैपेसिटी नहीं है बट आप उसको कर रहे हैं, तो आपके जो बॉडी के सिस्टम है उन पे मतलब एकदम से प्रेशर बढ़ जाएगा, ज़बरदस्ती काम का बर्डन बढ़ जाएगा, तो फिर उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और उनके पास में इतनी एनर्जी है नहीं, तो फिर क्या होगा, बॉडी का जो सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वो गड़बड़ा जाएगा तो हमको, जो हम कहते हैं ना छोटी मोटी सी जो बीमारियाँ यूँ ही लग जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, प्रॉपर नहीं खाता होगा, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि डिजीज़ जब भी किसी व्यक्ति को होती है तो क्या होता है कि जो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, है ना, फंक्शन कौन करते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन करते हैं। अब ये जो ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं, जब भी डिजीज़ होती है हमको तो ये ऑर्गन भी अफेक्टेड हो जाते हैं। ये अफेक्टेड होंगे तो अब ये जो अफेक्टेड हो गए बॉडी के ऑर्गन, ये हमें कैसे पता लगेगा, जब हमको ये मतलब जो कैरेक्टर के रूप में कुछ सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स जो हमारी बॉडी को जो नॉर्मल नहीं है, वो सिम्टम्स हमारी बॉडी के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है। काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है। ठीक है,
तो ये जो बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा गया है, तो हम उस इन सिस्टम मतलब इन सिम्टम्स के बेसिस पर हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो है हेल्दी नहीं है। अब ये जो डिजीज़ का कोज होता है, ये जो डिजीज़ होती है किस कारण से होती है, ये होती है पैथोजन के कारण। पैथोजन को हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ये जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो फिर बॉडी के जो ऑर्गन है, बॉडी के जो सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, और उनके अफेक्टेड होने से उनके जो फंक्शन है वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। जब वो उनका वर्क अच्छे से नहीं करते हैं तो बॉडी में उनके जो कैरेक्टराइज्ड फीचर्स हैं वो सिम्टम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजीज़ है, डिजीज़ की अभी तक भी किसी ने भी एक साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं दी है, और यहाँ पे भी डिजीज़ की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो डिजीज़ होती किस कारण है? पैथोजन के कारण होती है। ठीक है, पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं हमारे? पैथोजन के रूप में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सबके सब क्या हैं? हमारे पैथोजन सर। इसके बाद देखो डिजीज़ को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डिजीज़ की 2 कैटेगरी है। फर्स्ट है डिजीज़ को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड सेकंड है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई एक पर्सन अफेक्टेड हो जाता है किसी डिजीज़ से, तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से डिजीज़ क्या होती है? ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से जब ये डिजीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस तरह की डिजीज़ को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़। अब ये जो डिजीज़ होती है ये मतलब किसके कारण होती है? पैथोजन के कारण। पैथोजन से मतलब है बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है एड्स, टिटनस। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। आपने पढ़ा ही होगा एड्स के बारे में कि ये जो डिजीज़ होती है, अगर हम ऐसे व्यक्ति के मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब हमें अगर ब्लड की ज़रूरत है, अगर एड्स से संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो वो व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना। दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि ये जो डिजीज़ होती है मतलब आसानी से ट्रांसमिट नहीं होती एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, है ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक हेरिडिटी फैक्टर इसके अंदर काम करता है। मतलब ये हेरिडिटी से मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति एंड ये थर्ड व्यक्ति। तो मान लीजिए ये जो व्यक्ति है ये फादर है, ये इसका सन है, तो इसके सन में क्या हुआ कि इसकी डिजीज़, इसके अंदर जो कुछ डिजीज़ थी, तो क्या हुआ कि जब इसकी प्रोजनी यानी कि इसका जब सन आया तो डीएनए और जीन के थ्रू इस व्यक्ति के अंदर भी वो डिजीज़ के लक्षण आ गए। ठीक है, और जब इसकी नई प्रोजनी आई, है ना, इसका जब सन हुआ तो इसके अंदर भी वो डिजीज़ के जो लक्षण थे वो जीन के रूप में चले गए। तो इस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, है ना, ये आसानी से ट्रांसमिट नहीं हुई। किसके थ्रू ट्रांसमिट हुई? हेरिडिटी के थ्रू हुई। ठीक है, तो इस तरह की डिजीज़ को हम क्या कहेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कैंसर। ठीक है, तो डिजीज़ के बारे में आपने देख लिया। इसके बाद देखते हैं, हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिजीज़। अब यहाँ पे देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ के कारण। तो यहाँ पे हम बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़। फर्स्ट डिजीज़ है यहाँ पर टाइफॉइड जो डिजीज़ है उसको हम टाइफॉइड फीवर भी कहते हैं। इसके अंदर टाइफॉइड डिजीज़ के अंदर क्या होता है, उस व्यक्ति को मतलब फीवर बहुत ज़्यादा आता है, एकदम से फीवर, बहुत हाई टेम्परेचर की उसकी बॉडी के अंदर, मतलब उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी का। टाइफॉइड जो डिजीज़ होती है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो इस बैक्टीरियल जो पैथोजन है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरियल पैथोजन है जिसके कारण जो टाइफॉइड डिजीज़ होती है ह्यूमन के अंदर। अभी जो टाइफॉइड डिजीज़ का जो बैक्टीरिया होता है, टाइफॉइड डिजीज़ का जो बैक्टीरिया होता है, ये सबसे पहले कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और ब्लड के थ्रू ये माइग्रेट कर जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर। टाइफॉइड डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स क्या होंगे उस व्यक्ति के अंदर? उस व्यक्ति को सस्टेन हाई फीवर होगा, मतलब एकदम से बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाएगा, वीकनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, है ना। इसके साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट से मतलब है कि उस व्यक्ति को भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, खाना खाने की उसकी इच्छा नहीं होगी। इसके साथ साथ उसका स्टोमक भी पेन करेगा, क्योंकि जब हम बहुत टाइम तक खाली रहते हैं तो हमारा जो स्टोमक जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है कि मतलब एंजाइम वगैरह सीक्रेट होते हैं, तो वो एंजाइम तो वर्क करेंगे ना किसी चीज़ के लिए, तो उनको वर्क करने के लिए क्या होगा?
खाना नहीं मिलेगा तो स्टोमक की जो आग है, हम कहते हैं ना स्टोमक की जो आग है मतलब वो क्या होगी, चलती रहेगी। तो इस तरीके से मतलब स्टोमक पेन भी उस व्यक्ति के अंदर होगा जिसके अंदर टाइफाइड डिजीज़ होगी। तो क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, सॉल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट को इफेक्ट करता है, या वहीं पे जाके ये एंटर करता है। ये सिम्टम्स थे इसके, हाई फीवर का होना। इसके साथ साथ जो टाइफाइड डिजीज़ होती है, टाइफाइड डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है, विडोल टेस्ट, ठीक है। विडोल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड डिजीज़ के लिए। और अगला क्या, एक लेडी थी जिसका नाम था मेरी मेलोन। मेरी मेलोन इनका नाम था, लेकिन इनको टाइफाइड मेरी भी कहा जाता है क्योंकि ये जो मेरी मेलोन थी ये पेशे से कुक थी, खाना बनाती थी और लोगों को खाना खिलाती थी, ठीक है। तो अब ये जो लेडी थी इसे पता नहीं था कि इसको टाइफाइड डिजीज़ होगी, तो ये एक तरीके से टाइफाइड डिजीज़ की कैरियर थी। तो जितने भी व्यक्ति इस लेडी के संपर्क में आए, जिन्होंने भी जाकर इस लेडी का खाना खाया, है ना, तो वो सब व्यक्ति भी क्या हो गए, जाने अनजाने रूप से टाइफाइड डिजीज़ का शिकार हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इस डिजीज़ की डिस्कवरी हुई थी, टाइफाइड डिजीज़ की डिस्कवरी हुई थी, कई सालों तक ये लेडी मतलब खाना बनाती रही, खाना खिलाती रही, और ये जो लेडी थी एक तरीके से टाइफाइड डिजीज़ की कैरियर थी, और इसी के द्वारा बहुत सारे लोग जो थे इसके संपर्क में आए, खाना खाया, और जिन्होंने भी इनके हाथ का बना हुआ, है ना, तो उनको भी क्या हो गया, टाइफाइड डिजीज़ हो गई, वो भी टाइफाइड से ग्रसित हो गए। इस वजह से इस लेडी को हम टाइफाइड मेरी भी कहते हैं। तो आपको नाम याद रखना है मेरी मेलन का, क्योंकि इनके थ्रू ही मतलब इस डिजीज़ की डिस्कवरी होती और इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी। दूसरा, ये जो डिजीज़ होती है, ये डिजीज़ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करती है, तो वहाँ पे एंटर करके ये क्या करती है कि जो उसकी लेयर होती है वहाँ पे क्या करती थी, स्वेलिंग कर देती है, स्वेलिंग को बढ़ाती है। मतलब स्वेलिंग किसी भी पार्ट की अगर स्वेलिंग बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए स्वेलिंग होगी, तो ये आसपास के टिश्यू भी डैमेज होंगे, ये बढ़ती जाएगी तो फिर आसपास के टिश्यू डैमेज होंगे, फिर आसपास के टिश्यू डैमेज होंगे। जब ये डैमेज हो जाएंगे तो ये अपना वर्क करेंगे ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये जो डिजीज़ है मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है, इसमें व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन किस तरीके से बीमारी फैलती है, ये बीमारी फैलती है टाइफाइड डिजीज़ जो किस तरीके से फैलती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का यूज़ करने से, है ना। जितना भी हम गंदा खाना, गंदा पानी अगर हम लेते हैं तो हम टाइफाइड डिजीज़ के जल्दी ही शिकार हो सकते हैं। तो हमें कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से बचना चाहिए। अगली डिजीज़ है हमारी, अगली बैक्टीरियल डिजीज़ है हमारी निमोनिया। अगली बैक्टीरियल डिजीज़ है हमारी निमोनिया। तो निमोनिया जो डिजीज़ है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जो आप ना सेपरेट भी लिख सकते हैं और आप इसको कंबाइंड रूप से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के कारण निमोनिया जो डिजीज़ है वो होती है। तो आपको यहाँ पर पैथोजन का मतलब बैक्टीरियल पैथोजन जो है उसका नाम याद रखना है। दूसरी बात, ये जो निमोनिया जो डिजीज़ होती है इसके अंदर क्या होता है, आपने लंग्स पढ़े, लंग्स के अंदर एल्वोलाई आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एल्वोलाई में क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंजेज होता है। यहाँ पे गैसेस जो होती है वो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन CO2 का प्यूरिफिकेशन है। ये ब्लड वेसल्स होती है जहाँ पे क्या होती है, CO2 होती है, CO2 इसके अंदर जाती है और यहाँ से O2 इसके अंदर आती है। तो ये जो हमारी एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है, इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोसेस है, इसका जो वर्क है वो इफेक्टेड हो जाता है। और एल्वोलाई किसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। तो लंग्स के अंदर हम जो एयर को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, जो इनहेल और एक्सहेल की जो प्रोसेस होती है वो इफेक्टेड हो जाती है। तो कुल मिला के जो निमोनिया होता है इसके अंदर हमारी जो रेस्पायरेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके सिम्टम्स, निमोनिया डिजीज़ के सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को फीवर होता है, चिल्स आते हैं, चिल्स का मतलब एकदम से ठंड लगना, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक होता है, और उसके जो नाखून और जो लिप्स होते हैं वो एकदम से ग्रे और ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इस डिजीज़ का, ये डिजीज़ किस तरीके से फैलती है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि जैसे हम इनहेल करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। जब सांस लेते हैं तो अगर मान लीजिए किसी उस जगह पे मतलब अगला किसी व्यक्ति ने मतलब सांस लिया, सांस छोड़ी, ठीक है, सांस छोड़ी है ऐसे व्यक्ति ने जिसको निमोनिया है, तो उसने बाहर सांस छोड़ी तो उसमें क्या वो ड्रॉपलेट्स भी होंगे, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स भी होंगे, और जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो चले गए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। इसके बाद है वायरल
डिजीज़, वायरल डिजीज़ से मतलब है वायरस से होने वाली डिजीज़, तो इसके अंदर हम डिजीज़ पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे आम भाषा में सर्दी जुकाम भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर मतलब कहते हैं कि बॉडी की जो इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को बहुत ईजीली कॉमन कोल्ड की शिकायत हो जाती है। तो कॉमन कोल्ड जो है वो होता है वायरस के कारण, ठीक है। कौन से वायरस के कारण? राइनो वायरस के कारण। नाम याद रखना है आपको, राइनो वायरस के कारण। अब इस डिजीज़ में क्या होता है कि नोज़ल, आपने पढ़ा है कि ये जो नोज़ होती है, नोज़ से हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एयर को अंदर लेते हैं। तो ये नोज़ल पेसेस में क्या होती है, ये एपिथेलियम होती है ना। इसकी जो एपिथेलियम होती है उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो इफेक्टेड हो जाती है। एपिथेलियम, नोज़ल एपिथेलियम जो होती है वो इफेक्टेड हो जाती है। और नोज़ल एपिथेलियम क्या है, रेस्पिरेटरी पेसेस का पार्ट होती है, ठीक है। मतलब ये रेस्पिरेटरी पेसेस मतलब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, हम कहेंगे उसका रास्ता है, पर ये लंग्स से रिलेटेड नहीं है, लंग्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होता है, ये वायरस डिजीज़ है, राइनो नामक वायरस के कारण होती है। और इसके अंदर जो नोज़ल एपिथेलियम, नोज़ल जो नाक के अंदर की जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम जो लेयर होती है वो इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो रेस्पिरेटरी पेसेज होता है वो भी तो इफेक्टेड होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये राइनो वायरस है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ये बॉडी में कब तक रहता है, ये 3 से 7 दिन तक रहता है, ठीक है। 3 से 7 दिन तक अटैक करता रहता है बॉडी के अंदर। कहाँ अटैक करता है? एपिथेलियम, नोज़ल एपिथेलियम के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो अगर इस बीच में 3 से 7 डेज के बीच में अगर हम कोई मेडिसिन लेते भी हैं, तभी भी कहते नहीं कि आम तौर पर जो कॉमन कोल्ड होता है 3 से 7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये अटैक करते रहते हैं। जैसे इनका अटैक खत्म होता है तो कॉमन कोल्ड की जो शिकायत होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इस डिजीज़ के? सिम्टम्स हैं हमारे नोज़ल कंजुगेशन, सोर्स थ्रोट, कफ की शिकायत, तो टायर्डनेस रहना, हेडेक रहना, इसके सिम्टम्स हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है? ये बीमारी किस तरीके से फैलती है? जब भी मतलब कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से मतलब है, आपको पता है कॉमन कोल्ड में क्या होता है, खांसी आती है, छींकें आती है ना, छींकें आती है जोर जोर से। जब छींकें आती है जोर जोर से तो हमारे अंदर से जो एयर निकली है ना, तो उस एयर में जो राइनो वायरस थे वो भी चले गए। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे संपर्क में थे, उन ऑब्जेक्ट से अगर कोई दूसरा व्यक्ति संपर्क में आएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कैसे हो गए, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गए। जिस भी चीज़ को हमने, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, कप हो गया, किसी भी चीज़ को जब हमने छुआ, उसको यूज़ करा, तो वो भी क्या होगी, कंटामिनेटेड होगी। तो उन कंटामिनेटेड चीज़ों को अगर कोई दूसरा व्यक्ति है ना, सामान्य व्यक्ति उसको यूज़ में लेगा तो वो व्यक्ति भी कॉमन कोल्ड से ग्रसित हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड है हमारी, फर्स्ट हमने पढ़ी बैक्टीरियल डिजीज़ जिसके अंदर हमने टाइफाइड और निमोनिया पढ़ा। दूसरी हमने पढ़ी वायरल डिजीज़, वायरस से होने वाली डिजीज़, इसके अंदर हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा। एंड थर्ड है हमारी प्रोटोजोन डिजीज़ जिसके अंदर हमको मलेरिया पढ़ना है, और इस मलेरिया को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।